क्या आप सोच सकते हैं कि अगर एक दिन सुबह उठकर आपको पता चले कि आपकी सालों की कमाई गायब हो चुकी है? क्या हो अगर करोड़ों लोग एक ही कंपनी पर भरोसा करें और फिर वही कंपनी देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्ट्री बन जाए? क्या सच में सहारा ने लोगों का पैसा खा लिया था? या फिर कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी टीवी डिबेट्स में दिखाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हजारों करोड़ों रुपए डिपॉजिट करवा दिए थे, तो फिर पैसा इन्वेस्टर्स को मिला क्यों नहीं? आज हम खोलेंगे भारत के सबसे कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल कंट्रोवर्सी में से एक, सहारा केस की पूरी कहानी। I challenge the whole world that we have not done anything wrong. साल 1978 में इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आज जैसा नहीं था। इसी दौरान एक बिजनेसमैन ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक छोटी सी कंपनी शुरू की। नाम था सहारा इंडिया परिवार। उसका विजन सिंपल था, स्मॉल सेविंग को कलेक्ट करो और ऑर्डिनरी इंडियंस को इन्वेस्टमेंट का मौका दो। गांव, कस्बे और छोटे शहरों में सहारा के एजेंट्स घर घर जाने लगे। हर महीने 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, और धीरे धीरे लोगों का भरोसा इतना बढ़ा कि लाखों लोग कंपनी के कस्टमर बन गए। कुछ ही सालों में सहारा ने रियल एस्टेट, मीडिया, एविएशन, होटेल्स, स्पोर्ट्स और फाइनेंस जैसे सेक्टर में एंट्री कर ली। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर सहारा का लोगो नजर आने लगा। फॉर्मूला 1 टीम स्पॉन्सर हुई, लग्जरी होटल्स खरीदे गए, दुनिया भर में सहारा का नाम चमकने लगा। लेकिन इसी एम्पायर के नीचे एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप हो रही थी जिसके बारे में बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। सहारा ने दो कंपनीज के थ्रू पैसा रेज करना शुरू किया। एक था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और दूसरा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। कंपनी ने इन्वेस्टर को ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफर किया। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते, कंपनी एक सर्टिफिकेट देती और फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो सकता था। सहारा का क्लेम्स था कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट था, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ऑफर दिया गया। लेकिन जब नंबर सामने आए तो एस्टिमेट था कि इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या करोड़ों में थी। और यही से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इंडिया का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेट करता है सेबी। सेबी ने नोटिस किया कि अगर इतने सारे लोगों से पैसा लिया गया है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बल्कि पब्लिक इशू माना जा सकता है, और पब्लिक इशू के लिए स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी ने सहारा से इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स मांगे। सहारा ने जवाब दिया कि उन्होंने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए और उनकी स्कीम्स सेबी के जुरिडिक्शन में नहीं आती। दोनों तरफ लीगल बैटल शुरू हो गई। कोर्ट रूम्स में आर्गुमेंट्स चलने लगे, एक तरफ रेगुलेटर और दूसरी तरफ एक जैंट बिजनेस एम्पायर। ईयर 2012 सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दी। कोर्ट ने सहारा की दो कंपनीज को इन्वेस्टर्स का पैसा इंटरेस्ट के साथ रिफंड करने का ऑर्डर दिया। अप्रोक्सीमेट अमाउंट था 14,000 करोड़ से ज्यादा। कोर्ट ने कहा कि पैसा सेबी के पास डिपॉजिट किया जाए। सहारा ने फेस मैनर में अमाउंट डिपॉजिट भी किया। यहाँ तक सब ठीक लगता है, लेकिन असली मिस्ट्री अब शुरू होती है। एक सवाल आज भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर पैसा जमा हो गया तो इन्वेस्टर को पैसा मिला क्यों नहीं? रीजन काफी कॉम्प्लेक्स है। रिफंड प्रोसेस के लिए इन्वेस्टर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स मैच होने चाहिए, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कई कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि बहुत से क्लेम इनकम्प्लीट या वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतर पाए। सेबी के पास डिपॉजिटेड फंड का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक पड़ा रहा, क्योंकि एलिजिबल और वेरीफाइड क्लेम्स की संख्या एक्सपेक्टेड से काफी कम थी। दूसरी तरफ सहारा का कहना था कि उन्होंने पहले ही बहुत से इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली रिफंड कर दिया था। इसी इश्यू पर सालों तक लीगल और फैक्चुअल डिस्प्यूट चल रहे और कंफ्यूजन और बढ़ता गया। जब कंप्लेंट्स और पेमेंट्स को लेकर डिस्प्यूट बढ़े तब कोर्ट प्रोसीडिंग्स और स्ट्रिक्ट हो गई। 2014 में सहारा के फाउंडर सुब्रत रॉय को जुडिशियल प्रोसेस का सामना करना पड़ा और उन्हें कस्टडी में भी रहना पड़ा। ये इंसिडेंट देश भर में हेडलाइंस बना। एक बिजनेसमैन जिसे कभी सहारा श्री कहा जाता था, अब कोर्ट रूम्स और लीगल बैटल्स के बीच था। लेकिन सपोर्टर्स का मानना था कि उनके साथ अन्याय हुआ, और क्रिटिक्स का कहना था कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की कमी ने कंपनी को इस सिचुएशन तक पहुंचाया। सालों बाद गवर्नमेंट ने सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ डिपोजिटर्स के लिए रिफंड प्रोसेस फैसिलिटेट करने के लिए एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म लॉन्च किया। लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन दिया गया। कई डिपोजिटर्स को रिफंड मिलने की रिपोर्ट्स भी सामने आई, जबकि बहुत से लोग अब भी अपने क्लेम्स के रिजोल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए सहारा से जुड़ा हुआ हर केस एक जैसा नहीं है।
अलग स्कीम्स, अलग एंटिटीज और अलग लीगल प्रोसेस की इस कहानी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। आज भी एक सवाल हवा में घूम रहा है, फाइनेंशियल वर्ल्ड में भरोसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ट्रांसपेरेंसी? एक कंपनी जिसने गांव गांव तक अपनी पहुंच बना ली, जो स्पोर्ट से लेकर इंटरनेशनल बिजनेस तक छा गई, वो आखिर इतने बड़े लीगल मजे में कैसे फंस गई? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इन्वेस्टर को फ्यूचर में ऐसे केसेस से बचने के लिए इंडिया का रेगुलेटरी सिस्टम और स्ट्रांग होना चाहिए? ये सिर्फ सहारा की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी मेहनत की कमाई किसी कंपनी पर भरोसे के साथ इन्वेस्ट करता है। तो जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ पैसा नहीं, सालों की उम्मीद भी टूट जाती है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की डीप डॉक्यूमेंट्रीज हर इंडियंस को देखनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए, सहारा केस में सबसे बड़ा सवाल आपके हिसाब से क्या है? रेगुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन या ट्रांसपेरेंसी?